ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 150वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 40वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है वर्णात्मक शब्द को लेकर के, क्या वर्णात्मक शब्द विकारी है या अविकारी है, परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है, ये विषय है। तो विषय क्यों चला है? क्योंकि कुछ लोग वर्णात्मक शब्दों में विकार मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, अथवा यूं कहूं कुछ लोग विकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कुछ लोग अविकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए संशय उत्पन्न होता है कि उसे विकारी माना जाए या अविकारी माना जाए। तो सिद्धांत ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें वर्णात्मक शब्द परिवर्तनीय नहीं होते हैं, विकारी नहीं होते हैं, अविकारी हैं। और इसी अविकारत्व को बताने के लिए आदेश शब्द का प्रयोग हुआ है। आदेश कहते हैं एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग, इसको आदेश कहते हैं। तो पृष्ठ संख्या है 128 पर हमें देखना है नीचे से दूसरा अनुच्छेद। नीचे से दूसरा जो अनुच्छेद है, प्रयुज्यमान अग्रहणाच्च, यहां से चलेगा। प्रसंग वही है, विकार न मानने पर ये लाभ होंगे, और यदि शब्द वर्णात्मक शब्द में विकार मानेंगे तो ये हानियां हमारे सामने होंगी। तो कहा है प्रयुज्यमान अग्रहणाच्च, प्रयुज्यमान अग्रहणात् च का मतलब और। यदि शब्द को, वर्णात्मक शब्द को अविकारी मानते हैं तो ये जो स्थिति बनती है वो हमारे सामने, जब विकारी होता है तो वहां पर जैसे पूर्व रूप को बदलता हुआ अगला स्वरूप हमारे सामने आ रहा होता है। जैसे मिट्टी अपने स्वरूप को बदल रही है, अथवा मिट्टी का स्वरूप बदलता हुआ दिखता है और घड़ा का स्वरूप दिखता है। धागे होती है ना, तो धागे जो है, पहले सब धागे आप वस्त्र जहां बनाते हैं उसकी फैक्ट्री में जाकर के आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो आजकल तो बहुत सरल हो गया है। आपको कुछ भी करना है, यूट्यूब में जाओ देख लो, या और भी बहुत सारे आजकल इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, पता नहीं कुछ भी, गूगल है, कुछ भी करेंगे ना आप, दुनिया को आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया इस दुनिया को साधनों ने। तो कहीं पर भी बैठ कर के कुछ भी वो देख सकता है, अनुभव कर सकता है, ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर सकता है किसी भी विषय से संबंधित। तो धागे सब दिखाई दे रहे होंगे आपको, फिर वो धागे बदलते हुए कपड़े के रूप में आ रहा होता है, आप देखेंगे। मतलब सब धागे लगी हुई हैं और फिर वो आगे देखते जाओ आप, तो आपको वही धागे जो है आगे कपड़े के रूप में आपको परिवर्तित होता हुआ दिखता है। ठीक इसी प्रकार से
अगर इसको विकारी मानते हैं तो हमें वो इकार बदलता हुआ यकार के रूप में आता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप समझने का प्रयत्न करिएगा। या यकार इकार के रूप में बदलता हुआ ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि विकारी पदार्थों में, उत्पन्न पदार्थों में ये हमें स्पष्ट लोक में दिखाई देता है। हाँ जी, माता जी जो है आटे को सामने ले आई, बर्तन में डाली, पानी डाला और उसको आँच से मसला और उसको लोंदा बना दिया और लोंदे से फिर उसको छोटे छोटे पेड़े बनाए, ठीक है ना, उसको बेला और उसको बेलते हुए फिर उसको उसका स्वरूप बदल दिया, उसको तवे पर डाल दिया और फिर सिखा दिया, सेक दिया, उसके बाद आपकी थाली में आ गए। तो वो जो आटा है वो बदलता हुआ रोटी के स्वरूप में कैसे पहुंच रहा है, पहुंच रही है वो स्थिति। रोटी कैसे बन गई हो, आटे से रोटी के रूप में कैसे बदलता आ रहा है, ये है प्रयुज्यमान। प्रयुज्यमान का मतलब है कि प्रयोग में आता हुआ, व्यवहार में आता हुआ दिखता है हमको प्रयोग में कि देखो इसका पूर्व स्वरूप ऐसा है और उसका पश्चात स्वरूप ऐसा होता आ रहा है। मतलब आटा का स्वरूप को प्रयोग में लाते हुए उसको रोटी के रूप में हमने बदल दिया, धागों को धागों के रूप से लाते हुए उसका प्रयोग करते हुए उसको कपड़े के रूप में बदल दिया। तो प्रयुज्यमान का मतलब है प्रयोग में आता हुआ। प्रयुज्यमान का मतलब है प्रयोग में आता हुआ, बदलाव के स्वरूप में ग्रहण ना होते हुए। प्रयुज्यमान अग्रहणात्, प्रयोग में आते हुए, यानी वर्ण जो है वो प्रयोग में आते हुए बदलते हुए ना दिखाई देने से। वर्ण प्रयोग में आते हुए बदलाव के रूप में ग्रहण ना होने से पता लगता है यहां विकार नहीं है। यह है प्रयुज्यमान अग्रहणात् का अर्थ है। न खलु इकारा प्रयुज्यमान यकारताम आपद्यमानो गृह्यते। इसी को खोल के समझा रहे हैं। इकार जो है, इकार का मतलब ई वर्ण, ई वर्ण जो है प्रयुज्यमान, प्रयोग में आता हुआ। प्रयोग में आता हुआ का मतलब है जब शब्दों का प्रयोग करते हैं या लिखते हैं तो उस प्रयोग में आता हुआ वो ई वर्ण एकार में बदलाव, एकार के रूप में बदल गया हो, इकार के रूप में प्रयोग में आता हुआ एकारत्व को या एकार के स्वरूप को प्राप्त होता हुआ न गृह्यते, वो गृहीत नहीं होता है, पकड़ में नहीं आता है। लिखते समय भी वो पहले इकार के रूप में लिखते लिखते उसको एकार के रूप में आपने लिख दिया हो, ऐसा नहीं होता है। ये बोलते हुए इकार के रूप में बोलते जा रहे हो और वो फिर यकार के रूप में बोलने लग जाए आप, ऐसा नहीं होता है। किम तर्री, फिर होता क्या है जी? फिर इकारस्य प्रयोगे यकार प्रयुज्यते। इकारस्य प्रयोगे, इकार का प्रयोग करने पर, यानी इकार का प्रयोग करना था, उस इकार के जगह पर आप यकार का प्रयोग करने लग जाते, बस ये होता है। तस्माद अविकारा इति, इसलिए ये विकार नहीं है। यहां पर दधि को आपने देखा है, दधि शब्द को आपने देखा है और उसके आगे अत्र शब्द को आपने देखा है। तो इकार प्रयोग करने की स्थिति में आप इकार का प्रयोग ना करके यकार का प्रयोग करते, क्योंकि आगे यकार आप आगे अकार आपने देख लिया। स्पष्ट हो रहा है जी? मैं किचन में जा रहा हूं और किचन में दही को देखा, तो किचन से बाहर बेटा बोल रहा है मां को, मां रसोई घर में किचन में दही है। तो मां क्या कहते? दही यहां नहीं है। तो दध्यत्र न अस्ति, दध्यत्र न अस्ति, दधि अत्र न अस्ति। उसको कैसे बोल रही है मां? दध्यत्र न अस्ति। समझ में आ रहा है ना? दधि अत्र न अस्ति। बेटे ने पूछा मां किचन में दही है, तो मां बोल रहे हैं दधि अत्र नास्ति। तो बोलना क्या था? इकार को बोलना था।
तो माने इकार को ना बोल करके, क्योंकि अत्र का मतलब है यहां, यहां इस किचन में, हमारे इस किचन में, तो उसने देखा आगे तो अत्र है, तो उसने इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग कर दिया अत्र को देख करके। स्पष्ट हो रहा है जी? यह है प्रयोग। तो इकार का प्रयोग करते हुए वो यकार के रूप में बदलाव नहीं हुआ उसका, यानी इकार बोलते बोलते आधा बोल करके फिर वो इकार यकार के रूप में बदल गया हो, ऐसा नहीं है। उसने क्या कर दी, इकार को देखा है पर आगे अकार को देख करके उसने इकार के स्थान में यकार का प्रयोग कर दिया, ऐसा है। हाँ जी, बहुत बोल दिया मैंने, इसको आगे बढ़ते हैं जी, स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। अविकारे च न शब्दान वाख्यान लोपः, एक और बात कही जा रही है। अविकारे च, अच्छा का मतलब और भी एक बात है, यदि वर्णों में विकार नहीं मानते हैं तो शब्दान व्याख्यान में कोई समस्या आ जाए, ऐसा कोई सोचे तो कहते हैं न, कोई समस्या नहीं आने वाला। शब्दान व्याख्यान कहते हैं व्याकरण को, शब्दान व्याख्यानम, शब्दान व्याख्यानम का मतलब है ये व्याकरण को शब्दान व्याख्यान कहते हैं। शब्दों का व्याख्यान करने वाले को शब्दान व्याख्यान कहते हैं, क्योंकि समस्त शब्द जो व्यवहार में बोले जाने वाले जो शब्द है उन शब्दों की व्याख्या करने वाले, क्योंकि व्याकरण जो है लोगों को ये पता नहीं, तो व्याकरण शब्दों को बनाता है ऐसा समझते हैं लोग। शब्दों को कोई नहीं बना सकते, वो पहले बने बने हुए हैं। व्यवहार में जो शब्द प्रयोग में आते हैं उस लोक में प्रयोग में आने वाले शब्दों की व्याख्या करता है व्याकरण। हाँ, याद रखना, व्याकरण पैदा नहीं करता है, शब्दों को उत्पन्न नहीं करता व्याकरण, शब्दों को बनाता नहीं है। हाँ, बोलने में ऐसा लगता है जी ये इस धातु से ये शब्द बना, इससे ये शब्द बना, शब्द अब ऐसा बन गया, अब शब्द बदल करके ये हो गया, तो ऐसा लगता है ये सब विकार का प्रयोग में आ रहा है। यानी व्याकरण का जब प्रयोग किया जाता है तो बहुत सारे विकार दिखते हैं वहां पर, ये उससे बन गया, ये इससे बन गया, इसमें ये प्रत्यय लग गया, ये वो हो गया, ये हो गया। इस सब बातों को सुनते हुए ऐसा लगता है कि व्याकरण जो है शब्दों की फैक्ट्री है, शब्दों का निर्माण करने वाला है व्याकरण। तो व्याकरण एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ऐसा समझ में आता है व्यक्ति को। पर वास्तव में व्याकरण शब्दों को उत्पन्न नहीं करता है, व्याकरण शब्दों की व्याख्या करता है। व्याख्या का मतलब है जो शब्द है पहले से उसका बौद्धिक रूप से चीर फाड़ करके उसको दिखाता है कि देखो इसमें ये ऐसा मूल है, इसमें ये प्रत्यय है, इसमें ये है, ऐसा ऐसा है। व्याख्यान करता है वो समझाने के लिए। तो व्याकरण शब्दों को नहीं बनाता है, ये याद रखिए। तो कहते हैं शब्दानुव्याख्यान लोप न, व्याकरण का लोप नहीं होगा। अगर इसको विकार नहीं मानते हैं तो पूरा व्याकरण धराशायी हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण बताता ये है ना, इसमें ये धातु है, मूल ये है, और इसमें ये प्रत्यय जुड़ करके ऐसा शब्द बना। बना का मतलब है मूल कुछ और है, कारण कार्य दिखाई दे रहा है वहां पर, कार्य कारण दिखाई दे रहे हैं वहां पर। ये कारण है, इस शब्द का ये मूल कारण है, धातु है इसमें। भू धातु से भवती शब्द बनता है, भू धातु से भवनम बनता है, भू धातु से पता नहीं कितने बनते हैं शब्द, धातु रूप भी बनते हैं भू धातु से, और शब्द रूप भी बनते हैं, क्रियापद भी बनते हैं, और संज्ञावाची शब्द भी बनते हैं धातुओं से। तो इन सब स्थितियों को देखने से ऐसा पता लगता है, तो ये सब विकार है, यहां पर विकारों का वर्णन हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। वास्तव में कोई विकार नहीं है, व्याकरण कोई भी शब्द को बना नहीं सकता, व्याकरण में कोई सामर्थ्य नहीं है, बस वो केवल व्याख्यान करता है, उस शब्द को खोल करके समझाता है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं अविकारे च, यदि विकार नहीं मानते हैं तो शब्दान व्याख्यान लोप न,
व्याकरण का यानी व्याकरण का लोप नहीं हो सकता, अर्थात व्याकरण धराशायी हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, व्याकरण वैसा का वैसा बना रहेगा, व्याकरण में कोई हानि नहीं होगी, ये इसका अभिप्राय है। न विक्रियन्ते वर्ण इति, वर्ण जो है विकार को प्राप्त नहीं होते। न च एतस्मिन् पक्षे शब्दान्व्याख्यानस्य असंभव, एतस्मिन् पक्षे इस अविकार वाले पक्ष को मानने पर शब्दान्व्याख्यान का असंभव हो जाएगा, यानी व्याकरण की जो व्याख्या की जा रही होती है वो व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तब भी व्याकरण को लेकर के व्याख्या करेंगे, वहां धातु भी बताएंगे, प्रत्यय भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उतने मात्र से वो विकारत्व सिद्ध नहीं होता है। कोई ये ना समझे कि इसमें ये धातु है, ये प्रत्यय, ऐसा बोलने से ये कारण है और ये कार्य है और मिलकर के कार्य बन गया, शब्द बन गए तो ये विकार है, ऐसा कोई ना समझे। वो शब्द ही पहले से ऐसा है, फिर ये धातु प्रत्यय क्या है, ये तो हमारी कल्पना है, ये हमारी उपज है, ये समझने की एक शैली है। जैसे वो विकल्प वृत्ति देखते हैं ना आप लोग योग दर्शन में, विकल्प वृत्ति, ईश्वर का आनंद और मनुष्य की चेतनता, ठीक है ना, ये जो है वहाँ पर आनंद को अलग और ईश्वर को अलग, मनुष्य को अलग, उसकी चेतनता को अलग, ये जो दिखाया है वो एक कल्पना है, काल्पनिक है। वो वास्तविकता में ये अलग अलग होता ही नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए, व्यवहार के लिए ऐसा लेकर के चलते हैं। तो व्याकरण भी ऐसा ही है, सत्य तो यही है, ये सब एक कल्पना है और ये कल्पना समझने के लिए है, और इस कल्पना से कोई हानि नहीं होती है, किसी भी चीज की हानि नहीं होती है, बल्कि इस कल्पना से लाभ ही होता है, हमको विवेक ही होता है, मुक्ति की ओर ही बढ़ते हम लोग, मुक्ति से दूर नहीं भागते हम। इस व्याकरण के आधार से, व्याकरण से मुक्ति के निकट पहुंचेंगे। कोई व्याकरण से डरता हो तो ये अलग बात है, वो तो मुक्ति से दूर भागेगा। अगर व्याकरण को अपनाएंगे तो बहुत जल्दी से हम मुक्ति के निकट पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सरलता होती है, क्योंकि व्याकरण जो है समझा देता है शब्दों को अच्छी तरह और हमको आसानी से समझ में आता है। तो इस दृष्टिकोण से कोई समस्या नहीं आएगी, यही कहना चाह रहे। ये न वर्ण विकारम प्रतिपद्ये मयि थी, जिससे हम वर्ण विकार को स्वीकार कर सके, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो कोई विकार नहीं होता है और व्याकरण में हानि भी नहीं होगी। न खलु वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम न ही इकाराद यकार उत्पद्यते, यकाराद व इकारः। कहते हैं वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम, एक वर्ण का दूसरा वर्ण कार्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम न, एक वर्ण का दूसरा वर्ण कार्य नहीं होता है। मतलब इकार के स्थान में यकार का प्रयोग कर रहे हैं तो ये इकार का कार्य यकार नहीं है, ये कहना चाहते हैं। और इकाराद यकार उत्पद्यते न ही इकाराद यकार उत्पद्यते, इवर्ण से यह वर्ण उत्पन्न नहीं होता है, और यकाराद व इकारा अथवा यकार से इकार उत्पन्न होता हो, ऐसा भी नहीं। यकार अपने स्थान में अलग है, इकार अपने स्थान पे अलग है, सब अपने अपने स्थान पर सब वर्ण होते हैं। पृथक स्थान प्रयत्नोत्पद्यमाना ही इमे वर्णा, अगले पृष्ठ में कहा जा रहा है कि इमे वर्णा, ये जो वर्ण हैं, पृथक स्थान प्रयत्नोत्पद्या, पृथक स्थान प्रयत्नोत्पाद्या। कहते हैं इमे वर्णा, ये जो वर्ण हैं ये अलग अलग स्थानों से, अलग अलग प्रयत्नों से उत्पन्न होते हैं। जितने भी वर्ण हैं ना, वर्णास्त्री षष्ठी 63 अक्षर हैं, और ये सब 63 अक्षर जो है अलग अलग स्थानों से उत्पन्न होते हैं। कोई कंठ से, कोई तालु से, कोई मूर्धा से, कोई दांतों से, कोई जिह्वा से, ठीक है ना, कोई ओठों से, अलग अलग स्थानों से ये वर्ण उत्पन्न होते हैं। और इनके प्रयत्न भी अलग अलग, कोई बाह्य प्रयत्न है, कोई किसी का आभ्यंतर प्रयत्न है। तो अलग अलग स्थानों से, अलग अलग प्रयत्नों से उत्पन्न होने वाले ये वर्ण हैं। तेषाम अन्यो अन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते इति युक्तम। हाँ,
तो ये अलग अलग स्थानों प्रयत्नों से प्रकट होने वाले, उत्पन्न होने वाले जितने भी वर्ण हैं, इनमें तेषाम, इन वर्णों का ये होता है, इन वर्णों में ये होता है अन्यो अन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते। एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण का प्रयोग होना तो संभव है, ये युक्ति युक्त है। मतलब यकार के स्थान पर कोई इकार प्रयोग करे या इकार के स्थान पे कोई यकार का प्रयोग करे, ये हो सकता है और ऐसा होता ही है। एतावच्च एतत् परिणामो विकार स्यात् कार्य कारण भावो वा उभयम नास्ति। तो कहते हैं एतावत, इतना सब कुछ समझने से ये पता लगता है, एतावच्च एतत् परिणामः विकार, इस प्रकार का ये परिणाम है, यानी एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना, अगर इसको विकारा स्यात्, इसको विकार कोई समझने लगे या कार्यकारण भाव के रूप में कोई प्रस्तुत करे इसको, तो उभयम नास्ति, ये दोनों ही नहीं है यहाँ पर। ना तो ये कार्यकारण के रूप में है और ना ये परिणाम के रूप में, अर्थात ये बदलता हुआ यकार के रूप में आ जाए। अथवा कोई कहेगी जी इकार तो कारण है और यकार जो है उसका कार्य है, ऐसा कोई कहने लगे, ऐसा दोनों ही नहीं है। ना तो ये परिणाम के रूप में इस तरह का विकार है और ना कोई यहाँ पर कार्य कारण भाव है इन वर्णों में। तस्मात् न संति वर्ण विकारः, इसलिए वर्णों में कोई विकार नहीं होता। ये एक सिद्धांत है, स्पष्ट हो रहा है जी सब लोगों को। आगे कहा जा रहा है वर्ण समुदाय विकार अनुपत्ति वच्चा वर्ण विकार अनुपत्ति। वर्ण समुदाय और वर्ण समुदाय समझते हैं ना आप लोग, अनेक वर्णों को मिला करके इकट्ठा जब बोला जाता है उसको वर्ण समुदाय कहते हैं। और एक वर्ण जब बोला जाता है वो एक वर्ण है, जैसे अ, ई, उ, री, री, जब आप एक एक अक्षर को बोलेंगे ना, वर्णमाला जब आप बोलते हो तो एक एक वर्ण बोलते हैं आप। और जब आप राम, गांव, जाता है, ऐसा जब बोलते हैं, यहां वर्ण समुदाय को आप बोलते हैं। दोनों ढंग से प्रयोग में आता है, यानी एक एक वर्ण का भी प्रयोग हम करते हैं और वर्णों के समुदाय का भी प्रयोग करते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी, वर्ण और समुदाय। तो कहते हैं वर्ण समुदाय के स्थान पर दूसरा वर्ण समुदाय को लिया जाता है, तो वर्ण समुदाय के अनुसार ही वर्णों को समझ लेना चाहिए। जैसे वर्ण समुदाय में विकार नहीं माना जाता है तो वर्णों में भी विकार नहीं मानना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो वर्ण समुदाय विकार अनुपत्ति वत, वर्ण समुदाय के विकार की सिद्धि जिस प्रकार से नहीं होती है उसी प्रकार से वर्ण विकार, वर्णों एक एक वर्ण में भी विकार नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे उदाहरण देके समझा रहे, अस्तेर भू ब्रुवो वची, ये अष्टाध्यायी के 2 सूत्र हैं। एक धातु है जी अस, अस धातु है, और एक धातु है भू, एक धातु है ब्रु और एक धातु है वच। 4 धातुएं बताई हैं इन 2 सूत्रों में, अस धातु, भू धातु और ब्रु धातु और वच धातु। इन 2 सूत्रों में 4 धातुएं बताई है। अस धातु का अस्ति, स्त, संति, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्व, स्मा, ये बोलते हैं ना आप लोग, अस धातु का। और भू धातु का भवति, भवता, भवंती बोलते हैं आप लोग। और ब्रू तो ब्रूते, एक ब्रू धातु का प्रयोग होता है, और ऐसे वच धातु का प्रयोग होता है। तो शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में एक नियम है, कहीं अस धातु के स्थान पर भू का आदेश होता है, यानी अस्ति, स्त, संति के जगह पर भवति, भवता, भवंती बोलना है आपको, अस्ति, स्त, संति नहीं बोलना है आपको। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो कहते हैं अस धातु के स्थान पर आप भू धातु का प्रयोग करो। ब्रूते, ब्रुवाते, ऐसे जैसे प्रयोग होता है, ये आत्मनेपद का धातु है ब्रू धातु, तो कहीं ब्रू धातु के स्थान में वच धातु का प्रयोग करो।
वच का मतलब, ब्रू धातु का मतलब बोलना होता है और वच धातु का अर्थ भी बोलना होता है। और अस धातु का मतलब विद्यमान है और भू धातु का अर्थ भी विद्यमान है। तो दोनों धातु होने के अर्थ में है और ब्रुवो वची ये दोनों धातुएं जो है ये बोलने के अर्थ में है। दो धातुएं विद्यमानता का द्योतक हैं, यानी विद्यमानता को होने को बता रहे हैं, और दो धातुएं जो है वो बोलने को बता रहे हैं। तो बोलने के लिए ब्रू धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं और वच धातु का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। तो शास्त्र में आता है कि अस धातु के स्थान पे भू धातु का प्रयोग करो। तो ये अस जो है ये वर्ण समुदाय है, भू जो है ये वर्ण समुदाय है। ऐसे ब्रू धातु जो है ये वर्ण समुदाय है और वच धातु भी वर्ण समुदाय है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? क्योंकि वर्ण समुदाय का मतलब है एक से अधिक होना चाहिए वर्ण, तो वो समुदाय में हो जाएगा। तब भू, जैसे अस धातु है, अस धातु में दो वर्ण हैं, अवर्ण और सकार। और भू धातु में भी दो वर्ण हैं, भकार और उकार। और ब्रू धातु में तीन वर्ण हैं जी, बकार, रेफ और उ। और वच धातु में दो वर्ण हैं, बल्कि तीन वर्ण हैं, वकार, अकार और चकार। स्पष्ट हो रहा है जी? मतलब ब्रू धातु में तीन वर्ण है और वच धातु में भी तीन वर्ण है। अस धातु में दो वर्ण है तो भू धातु में भी दो वर्ण है। तो ये वर्ण समुदाय कहलाते हैं। तो वर्ण समुदाय के स्थान पर दूसरा वर्ण समुदाय जैसे आदेश होता है, वैसे ही वर्णों में भी समझ लेना कि इकार एक वर्ण है तो उस इकार के स्थान में एकार एक वर्ण आदेश होता है। वर्ण समुदायस्य धातु लक्षणस्य क्वचित विषये वर्णांतर समुदायो न परिणामो न कार्यम। कहते हैं वर्ण समुदाय रूपी जो धातु लक्षण वाला कहीं किसी विषय में वर्ण समुदाय को लिया जाता है, यानी अस के स्थान पर भू को लिया है अथवा भ्रू के स्थान पर वच लिया है, तो उसको न परिणाम, उसको परिणाम नहीं स्वीकार करते हैं, न कार्यम, न उसको कार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर क्या स्वीकार करते हैं? शब्दांतरस्य स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते। एक शब्द के स्थान पे दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा ठीक उसी प्रकार से वर्णस्य वर्णांतरमिति, एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। यानी दधि में इकार है तो उस इकार के स्थान में यकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक वर्ण के स्थान पे दूसरे वर्ण यकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे वर्ण समुदाय के स्थान पर दूसरे वर्ण समुदाय का प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार से एक वर्ण की जगह पर दूसरे वर्ण का प्रयोग होता है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़ें, ये सूत्र पूरा हो गया। कहते हैं इतश्च न संति विकारा। इससे भी पता लगता है वर्णों में विकार नहीं होता है। किससे? आगे जो 41वां सूत्र है उससे बताया जा रहा है। प्रकृति विवृद्धो विकार विवृद्धे। एक नियम है, प्रकृति में बढ़ोतरी होती है तो विकार में भी बढ़ोतरी होती है। हाँ जी, आप मेरी ओर देखिए थोड़ा सा, कि सर्दी आ रही है तो आप में से कुछ माताएं कुछ क्या करते हैं, वो लाते हैं, ऊन ले आते हैं और ला करके टोपा और पता नहीं मोजे और पता नहीं क्या क्या बनाने बूनने लगते हैं आप। और कोई काम धंधा नहीं, स्वाध्याय करो, शास्त्र वेद खोलो, ठीक है ना, और ऐसा काम करो। हाँ, ये तो उनको उन पर छोड़ दो जो ये वेद पढ़ नहीं सकते, वो लोग काम करेंगे। समय इसमें बिताओ ना आप। ठीक है जी? हाँ नहीं जी, जॉब पे जा रहे हैं, टीचर जो है पुस्तक निकाले और बढ़िया दे के तैयारी करे, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाएं, क्या नया सोचूं, क्या नया बच्चों के सामने प्रेजेंट करूं, बच्चों को में रुचि उत्पन्न हो जाए, जो मैं पढ़ाऊं तो बच्चे ध्यान से पढ़ें, ये सोच रख करके स्कूल नहीं जाती हैं।
जाते समय आते समय अपना जाते समय कुछ भून लिया, वो आते समय कुछ, और टोपी तैयार हो गई। ठीक है ना जी, ऐसा काम मत करो। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रकृति विवृद्ध हो, जब कारणों को बढ़ा दोगा तो कार्य भी बढ़ जाता है। प्रकृति को बढ़ता हुआ देखेंगे तो कार्य भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और प्रकृति कारण घटता हुआ दिखाई देगा तो कार्य भी घटता हुआ दिखाई देगा। ये करे प्रकृति विवृद्धो, प्रकृति के बढ़ने पर विकार विवृद्धे, विकार में भी बढ़ोतरी होती है। प्रकृति अनुविधानम विकारेषु दृष्टम, प्रकृति के अनुसार ही विकारों में देखा जाता है। ये लोक में स्पष्ट है। आप रोटी बनाते हैं, ठीक है ना, पति को रोटी खिला रही है और उतने में बेटा भी आ गया, और बेटा जो है, बेटा का नहीं देते उदाहरण, बेटी का देते हैं, और बेटी आ गई, माँ मेरे को भी खिला दो, और बेटी वैसे ही खाती कम है, उसको बहुत दिक्कत है खाने में, उसके सामने मिठाई रख दो, नहीं 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 बोलेगी, और रोटी रखो तो नहीं, बस एक ही रोटी, आधी रोटी, हाँ, तो माँ क्या करती है, रोटी मोटी बना देती है। बेटी को देखते ही जो है आटा बढ़ने लगता है, पेड़ा बदल जाता है, वो मोटा पेड़ा आ जाता है हाथ में। ठीक है ना, तो वो प्रकृति में वृद्धि देखो तो रोटी सामने आए तो मोटी दिखते हैं, अब वो मोटी रोटी ऐसे कैसे। ठीक है जी, तो कहने का अभिप्राय है प्रकृति में विवृद्धि से, प्रकृति के बढ़ने से कार्य में भी बढ़ोतरी होती है। ये लोक में देखा जाता है। पर यकारे ह्रस्व दीर्घ अनुविधानम नास्ति, यदि आप इकार का विकार मानोगे यकार को, तो इकार के अनुरूप यकार नहीं है। ई वर्ण होता है ना, ई वर्ण कैसा होता है जी, ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, और प्लुत भी होता है। ठीक है जी, ह्रस्वीकार भी होता है, ठीक है ना, और दीर्घ इकार भी होता है। जैसे यति, मति, बुद्धि, इसमें जो इकार आ रहा है ना अंत में, यति में, मति में, बुद्धि में जो इकार है, ये कैसा इकार है, ह्रस्वीकार है। मैं बोलूंगा स्त्री, नारी, इसमें कौन सा इकार है, इसमें दीर्घ इकार है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये इसमें अलग अलग है ना, तो ह्रस्व इकार का भी जब यकार होता है, या दीर्घ इकार का भी यकार होता है, या कहीं प्लुत इकार का भी अगर यकार हो जाए, तो वो यकार में दिखना चाहिए ना वृद्धि। यदि दीर्घ इकार से यकार बन गया तो उस यकार में वृद्धि दिखना चाहिए। ऐसा कोई वृद्धि दिखता ही नहीं है, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कि भी इसमें वो दीर्घ इकार से यकार आया तो ये अलग प्रकार का है जी, ये ह्रस्व इकार से यकार आ गए तो ये अलग प्रकार का है। ऐसा कुछ अंतर आपको दिखाई देता है जी। तो यही कहना चाह रहे हैं, यकार में ह्रस्व दीर्घ अनुविधानम, इकार के ह्रस्व दीर्घ के अनुसार ही यकार में वो स्थिति नहीं दिखाई देती है। ये ना विकारत्वम अनुमीयते, जिससे हम लोग इसको विकार के रूप में स्वीकार कर सके, अनुमान कर सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला सूत्र देखिएगा, न्यून सम अधिकोपलब्धे विकारानाम अहेतु। एक और बात कही जा रही है, न्यून सम अधिकोपलब्धे, विकारों में कई बार कारण अधिक होता है लेकिन कार्य कम हो जाता है। हाँ, ये भी होता है देखना, कारण देखो तो ज्यादा दिखते हैं, जब कार्य बनकर के आता है तो कम हो जाता है वो, और कहीं समान हो जाता है, जितना लिया उतना। हम लोग आज कुछ बनाते हैं जी, मिठाई बनाते हैं ब्रह्मचारियों के लिए, हाँ जी, घी कितना लिया जी, इतना घी, और वो बेसन इतना लिया है जी, पानी इतना है, ये इतना है, कितने किलो का बनेगा, इतने किलो का। तो जितना आप लोगे लगभग उतने किलो का ही बन जाता है ना, मिठाई वैसी बनेगी आपको। हाँ जी, वो जो मोहन थाल हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर चक्की बनाते हैं, बेसन की चक्की बनाते हैं अक्सर,
तो वो बोल देते हैं जी इतने किलो का बना देना, तो वो हमको पता लगता है। फिर उनको बोलते हैं कितने किलो बन गई वो मिठाई, इतने किलो, हमने तो इतने किलो दिया तो इतने किलो कैसे, पता लग जाता है हमको। तो वो सम भी बन जाता है, कारण जितना है उतना ही कार्य में दिखता है वो सम, ठीक है ना। कहीं तो सम दिखाई देता है, कहीं बहुत न्यून दिखाई देता है। रुई देखो बहुत ज्यादा दिखता है, धागे आप देखेंगे ना, रुई से जब धागे बनते हैं तो मात्रा कम हो जाता है वहां पर। रुई की मात्रा तो भर भर करके बोरियां ले आए, ट्रक भर करके लाए, जब धागा बन करके आता है तो बॉक्स में जा रहे हैं, छोटे से बॉक्स में धागे जा रहे हैं। कारण बहुत अधिक है, कार्य छोटा हो गया, और कहीं सम मात्रा में, और कहीं पर कारण बहुत छोटा होता है और कार्य बहुत बड़ा होता है। हाँ जी, बरगद के पेड़ बोने जी तो बीज डालो जी, और बीज तो देखो छोटे छोटे होते हैं, और बरगद देखो कार्य बनने के बाद कितना बड़ा हो जाता है। तो न्यून भी होता है जी, कारण से कार्य न्यून होता है, कारण के समान भी होता है, और कारण से अधिक भी होता है। तो कह रहे न्यून सम अधिकोपलब्धे, न्यून समान और अधिक उपलब्ध होने से, किनका, विकारानाम, विकारों का, या विकारों के, विकाराणाम, विकारों के न्यून सम और अधिक होने से आपका जो हेतु है वो अनुचित हेतु है, कि वर्णों में विकार होता है, ऐसा आपने जो बोला है, जो हेतु दिया है वो हेतु उचित नहीं है। तो कहते हैं द्रव्य विकाराः, द्रव्य के जब विकार हमारे सामने आते हैं तो कई द्रव्यों में न्यूनाः, कुछ द्रव्य जो विकृत होकर के जब आते हैं तो कम दिखाई देते हैं, समाः, कोई बराबर दिखाई देते हैं, कारण से न्यून दिखाई देंगे, कारण के समान दिखाई देंगे, या कारण से अधिक दिखाई देंगे। तद्वत, उसी के समान, अयम विकारो न्यूनस्यादिति, तो ये जो विकार है, जो यकार से इकार बनता है बोल रहे, और या इकार से यकार बनता है जो बोल रहे, तो यहां पर भी न्यून सम अधिक कुछ तो दिखना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं दिखते यहां पर। इससे भी पता लगता है कि वर्णों में विकार नहीं होते हैं। अब आगे कह रहे हैं द्विविधस्य अपि हेतोः अभावात् असाधनम दृष्टान्तः। द्विविधस्य अपि हेतोः अभावात्, दोनों प्रकार के हेतुओं का अभाव होने से केवल दृष्टांत किसी भी बात को सिद्ध नहीं कर सकता। कई बार बातचीत करते समय हम लोग क्या करते हैं, हेतु तो देते नहीं और उदाहरण देते रहते हैं। हाँ, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग जब एक दूसरे को समझा रहे होते हैं तो समझाते समय में हम कारण को बताते नहीं है, बार बार पूछा जाता भाई कारण बताओ, नहीं देखो मैं आपको ये दिखाता हूं वो दिखाता हूं, उदाहरण देते रहते हम लोग। उदाहरण बाद में देना, पहले हेतु दो, पहले रीजन बताइए, कारण बताइए क्यों। वो कारण नहीं बताते, उदाहरण देने लगते हैं। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि द्विविधस्य अपि हेतु अभावात्, दोनों प्रकार के हेतुओं के ना होने से, क्योंकि हेतु आप दोनों ढंग से दे सकते हो ना, साध्यर्म से और वैधर्म से। आप साध्यर्म से भी हेतु दे सकते हो और वैधर्म से भी हेतु दे सकते हैं। तो कहते द्विविधस्य अपि हेतु अभावात्, दोनों प्रकार के हेतुओं के ना होने से, वो कौन है दोनों, साध्यर्म वाले और वैधर्म वाले। तो दृष्टांत असाधनम, दृष्टांत किसी भी बात को सिद्ध नहीं कर पाएगा। आपका दृष्टांत कितना अच्छा हो, आप कितना ही बढ़िया उदाहरण दो, लेकिन आपने हेतु दिया नहीं तो आपका अच्छा उदाहरण व्यर्थ हो जाएगा, कोई मान्य नहीं होगा। नहीं जी मैं तो उदाहरण दे रहा हूं ना, देखो इस उदाहरण कितना बढ़िया मैंने आपको बता दिया होगा उदाहरण बहुत बढ़िया, लेकिन आपने हेतु नहीं दिया है तो आपका बढ़िया उदाहरण आपके पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं द्विविधस्य अपि हेतोः अभावात्, दो प्रकार के हेतुओं के ना होने से दृष्टांत असाधनम, दृष्टांत जो है आपके पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता। अत्र न उदाहरण साधर्म्याद हेतु अस्ति न वैधर्म्याद। ये वर्णों के संदर्भ में, वर्णों में विकार होता है,
इस बात को सिद्ध करने के लिए आप उदाहरण तो दे रहे हो, उदाहरण ही दिया था अभी तक उसने, पीछे वर्णों में विकार होता है ऐसा जो बताया था उसमें उदाहरण ही उदाहरण दिया था उसने, हेतु नहीं दिया था। तो कह रहे हैं न उदाहरण साधर्म्यादि हेतु रस्ति, इसमें उदाहरण के साध्यर्म से आपने कोई हेतु दिया नहीं अब तक, न वैधर्म्याद, न उदाहरण के वैधर्म से आपने कोई हेतु दिया है। अनुपसंहृतश्च हेतु न दृष्टांतो न साधक इति, सिद्धांत ये है कि हेतु न अनुपसंहृता, हेतु के द्वारा दृष्टांत को आप दिखाओगे नहीं, हेतु के माध्यम से उपसंहार नहीं करोगे, यानी हेतु के माध्यम से अपने पक्ष को सिद्ध नहीं करोगे, तो केवल दृष्टांत न साधक, वो किसी भी पक्ष को सिद्ध करने वाला नहीं बन सकता। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? आगे देखिएगा, प्रतिदृष्टांते च अनियम प्रसज्जेता, तो आपने जो दृष्टांत दिया उससे तो सिद्ध नहीं हुआ, तो प्रतिदृष्टांत में तो बिल्कुल ही और ही कुछ हो जाएगा। प्रतिदृष्टांते च अनियम प्रसज्यते, प्रतिदृष्टांत में तो बहुत बड़ा अनियम का प्रसंग आएगा। प्रतिदृष्टांत समझते हैं जी, विरुद्ध उदाहरण, विपरीत उदाहरण। कहते हैं यथा, जैसे अनडुह स्थाने अश्वो ओडुम नियुक्तो न तद विकारो भवति। कहते हैं जैसे अनडुह स्थाने, अनडुह कहते हैं बैल को, तो किसी बुग्गी में, किसी गाड़ी में बैल को हम जोतते हैं, उसको जोड़ते हैं, और बैल किसी कारण से अस्वस्थ हो गया है अथवा बैल के पांव में कुछ लग गया, कुछ कई बार कुछ हो जाता है, वो चल नहीं पाता है, तो उसको हटा कर क्या आपने घोड़े को जोड़ दिया उसमें, गाड़ी में बैल को हटा करके घोड़े को जोड़ दिया या घोड़े को हटा करके बैल को जोड़ दिया, तो ये न तद विकारो बहुत, इसको विकार थोड़ा कहते हैं। मैं आपने तो बैल के स्थान में घोड़े को जोड़ा है, तो अब बैल का वो विकार थोड़ा है, बैल के स्थान पे आपने घोड़े को जोड़ दिया है, तो बैल को हटा करके आपने घोड़े को वहां स्थान दिया है, तो वो घोड़ा जो है वो विकार थोड़ा है उसका, बैल का। अथवा घोड़े को आपने हटा दिया और उसके स्थान पर बैल को जोड़ दिया है, तो बैल थोड़ा विकार होगा उसका, ये कहना चाह रहे। एवं इसी प्रकार से, एवं इवर्णस्य स्थान यकार प्रयुक्तो न विकार इति, इसी प्रकार से ई वर्ण के स्थान में यदि कोई व्यक्ति यकार का प्रयोग करता है तो यकार विकार नहीं हो सकता। न च अत्र नियम हेतुरस्ति दृष्टांत साधको न प्रतिदृष्टांत इति, यहां पर कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा है ही नहीं है जिसको वो हेतु बना सके, दृष्टांत तो साधक बन जाए और प्रतिदृष्टांत साधक ना बने। दृष्टांत का मतलब है वो ये कहता है वर्णों में विकार होता है, जैसे कुंडल जो है कड़ा बन जाता है या कड़ा कुंडल बन जाता है, वैसे ही इकार यकार बन जाता है और यकार इकार बन जाता है। विकार समझाने के लिए उसने उदाहरण दिया था ना पीछे, मानो कुंडल है जो कानों में पहना जाता है, उसी को कड़ा बना दो हाथ का, या कड़े को आप कुंडल बना दो, सोना तो वही है लेकिन वो बदल दिया, परिणित हो गया, परिवर्तित हो गया, यानी कुंडल जो है कड़े के रूप में आ गया, कड़ा कुंडल के रूप में आ गया। तो जैसे वो विकार होता है ऐसे ही वर्णों में विकार होता है, ये दृष्टांत दिया था पीछे। तो प्रतिदृष्टांत ये है यहां पर कि घोड़े के स्थान पे बैल या बैल के स्थान पे घोड़ा, ये प्रतिदृष्टांत हो गया, विरुद्ध दृष्टांत हो गया। तो जैसे घोड़े के स्थान में बैल को बिठा दो या बैल के स्थान में घोड़े को बिठा दो, तो जैसे ये विकार नहीं होता है वैसे वो भी विकार नहीं है, ये कहना चाह रहे। न च अत्र नियम हेतु अस्ति दृष्टांत साधक, दृष्टांत तो अपने पक्ष को सिद्ध करे और प्रतिदृष्टांत पक्ष को सिद्ध ना करे, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये कहना चाह रहे। आगे बढ़ते हैं जी। द्रव्य विकारोदाहरणम च,
अब द्रव्य विकार का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। न का मतलब है वर्णों में विकार नहीं होता। अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात। अतुल्य प्रकृति नाम का मतलब है असमान, असमान। अतुल्य का मतलब समान, तुल्य का होता है समान, और अतुल्य का मतलब है असमान। तो असमान प्रकृतियों का विकारों में भी भिन्नता होती है। विकार, जब प्रकृति में असमानता है तो विकारों में भी असमानता होगा, भिन्नता होगी, ये कहना चाह रहे। अतुल्यानाम द्रव्यानाम प्रकृति भावो अवकल्पते विकाराश्च प्रकृति अनुविधीयन्ते। अतुल्यानाम द्रव्यानाम, जो द्रव्य है वो अतुल्य है, अर्थात असमान द्रव्य है प्रकृति में। जैसे आपने 1 किलो आटा ले लिया जी, 1 किलो के आटे से जितनी रोटी बना सकते उतनी बना दिया आपने, और अब उसको 2 किलो ले लेंगे तो अधिक रोटियां बन जाएंगी, 3 किलो ले लेंगे तो और अधिक रोटियां बन जाएंगी, ऐसा। एवं वर्ण भावेन तुल्यायः प्रकृते विकार विकल्पयति। तो एवं इसी प्रकार से वर्ण भावेन तुल्याय, वर्ण समान है प्रकृति के, तो विकारों में भी उसी प्रकार आना चाहिए। तो उदाहरण हम ले सकते हैं कि आपके पास में मान लीजिएगा रोटी बनाना है, 4 रोटी बनानी है, तो 4 रोटी के लिए जितनी भी आटा चाहिए, बिल्कुल एक सामान्य रोटी आप बनाते हैं, बहुत मोटी नहीं, बहुत पतली नहीं है, जो पापड़ के समान भी नहीं है, और बिल्कुल एकदम वो बाखरा होता है यहाँ पर गुजरात में एक बहुत मोटा बनाते हैं, उसको थोड़ा कड़क रखते हैं, बाखरी पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो भी नहीं है, सामान्य रोटी जैसे बनाते हैं। तो 4 रोटी के लिए जितना आटा आपने ले लिया तो उतने आटे से आप 4 रोटियां बना दिए। तो जितना आटा आपने लिया उतनी रोटी बन रही हैं आपकी, ठीक है। थोड़ा और अधिक आटा लेंगे तो अधिक रोटियां बन जाएंगी। तो कारण जैसे होंगे कार्य वैसा ही होता है ना। तो यहां पर कारणों में अगर यहां पर असमानता है, अलग अलग कारणों को लेंगे तो कार्य में भी अलग अलग दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए आटा ले लिया और उसमें आपने बेसन मिला लिया, ठीक है जी, कुछ आटा आपने जो है गेहूं का लिया और कुछ बेसन ले लिया और दोनों को मिला दिया, तो उसको बनाएंगे तो कार्य में भी वो भिन्नता दिखाई देगा ना। रोटी भी आपको उसी प्रकार हो दिखाई देगा, जैसे आप क्या कहेंगे कि इसमें आटा का भी स्वाद आ रहा है जी और बेसन का भी स्वाद आ रहा है। और आजकल तो कई मिक्स अनेक अनाजों को मिला करके रोटी बनाते हैं। तो जितना कारणों में होगा उतना ही कार्य में आएगा। ये तो स्पष्ट हो रहा है ना। तो ऐसे ही यहां पर वर्णों में अगर ऐसा आप देखेंगे, जैसे इवर्ण द्विमात्रिक है, इवर्ण द्विमात्रिक है, दीर्घ में 2 मात्रा है ना इवर्ण में, तो कार्य में जब यकार आएगा तो उसमें 2 मात्रा होनी चाहिए। स्पष्ट हो रहा है जी। अगर इकार का ही विकार मानोगे यकार को, तो इकार में अगर 2 मात्रा है तो यकार में भी 2 मात्रा होनी चाहिए। पर ऐसे कोई यकार में कोई 1 मात्रा द्विमात्रिक ऐसा प्रयोग होता ही नहीं। चाहे वो 1 मात्रिक इकार से यकार बने या द्विमात्रिक इकार से यकार बने या त्रिमात्रिक इकार से यकार बने, जैसे कारणों में होता है वैसा कार्य में नहीं होता है। ये बात स्पष्ट हो रही है आप लोगों को। जैसे द्रव्यों में होता है अंतर, वैसे यह वर्णों में अंतर नहीं होता है, ये दिखाना चाह रहे। किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी भीमसेन जी, आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जी आ रहा है। जी जी। हाँ अजीत जी को क्या पूछना है? नहीं ऐसा
हाँ जी, एक बार वर्णों में विकार वाला ये लाइन क्लियर नहीं हुआ। क्या लाइन, कौन सी लाइन? ये जो अभी 44 बता रहे हैं ना, बोलिए, पढ़ करके बताइए, ये लाइन समझ में नहीं आ रही। आपकी आवाज ही बंद हो गई। हाँ जी, तो 45वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं, 45वें सूत्र को पढ़ रहे हैं। बोलिए। नहीं 44 44 में क्या नहीं समझ में, वो पढ़ करके बताइएगा ना, तभी समझ में आएगा मेरे को। इस सूत्र की एक बार दोबारा कर दीजिए सर। अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात, इसका असमान प्रकृति होंगे तो विकारों में भी भेद होगा। जैसे कारणों में भेद होगा वैसे कार्यों में भी भेद होगा। जी ठीक है जी, बस बता दिया मैंने, और क्या बताना। तो 45वां सूत्र, अभी 45वें सूत्र में हम जा रहे थे ना? नहीं, अच्छा 44 ही चल रहा था। हाँ ठीक है, 44 ही चल रहा था, तो ठीक है जी। ना का अर्थ है वर्णों में विकार नहीं होता है। अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात। अतुल्य का मतलब है असमान प्रकृतियों के होने पर, प्रकृति में असमानता होने पर विकारों में भी असमानता होगी। विकल्प का मतलब भेद, भिन्न भिन्न। जैसे प्रकृति मैंने बताया ना, आटा आपने 100 ग्राम लिया जी, उसकी रोटी बनाएगा तो 100 ग्राम की रोटी बनेगी, ठीक है जी, लगभग उसके आसपास। अगर आपने 200 ग्राम का लिया है तो 2 रोटी 3-4 रोटी बन जाएंगी, जो भी आप जितने बना सकते हैं। तो जितना आप प्रकृति को लोगे विकार भी उसी रूप में रहेगा ना। और यदि आपने आटा 200 ग्राम लिया और उसमें 100 ग्राम आटा और 100 ग्राम बेसन मिला दिया, तो विकार आएगा, तो भी विकार में वो दोनों ही रहेंगे ना, दोनों की प्रतीति होती है ना। तो जैसा कारण होगा वैसे कार्य में वो प्रतीति रहेगी। तो जितनी मात्रा कारण में होगी उतनी मात्रा कार्यों में होती है। जैसे मैंने अभी दिखा दिया आपको रोटी के लिए, पर ऐसा वर्णों में नहीं होता है, ये कहना चाह रहा हूं। वर्णों में यदि द्विमात्रिक इकार का जब कार्य बनाएंगे तो वो उसमें द्विमात्रा नहीं होती है। द्विमात्रिक का भी वैसा ही होता है, एक मात्रिक का भी वैसा ही होता है, और त्रिमात्रिक का होगा तो भी वैसा ही होगा। तो कारण के अनुसार विकार में नहीं होता है। ये इससे पता लगता है ये विकार नहीं है। विकार होगा तो वैसे होगा जैसे द्रव्यों में होता है। आपने मान लीजिएगा चांदी का ग्लास बनाना है आपको, चांदी का, तो आप 200 ग्राम का ग्लास भी बना सकते हो चांदी का, और 100 ग्राम का भी बना सकते हो। जितना ग्राम लोगे चांदी उतना ही कार्य के रूप में लाओगे। आपने तो 500 ग्राम का लिया और थाली बनाने के लिए, और थाली बन करके आपके सामने 250 ग्राम का आ गया, ऐसा थोड़ा होगा। 500 ग्राम से बनाओगे तो थाली भी 500 ग्राम की होगी, उसी रूप में रहेगा। और जितना जो लेंगे वैसा ही होगा। अगर आपको चम्मच बनाने हैं चांदी के, तो आपने 500 ग्राम चांदी दे दिया जी, इसकी इतनी चम्मच बन सकते हैं जी, इतने ग्राम के, उतने बन के आएंगे। जितना कारणों में होगा उतना कार्यों में होगा। पर वर्णों में ऐसा नहीं होता है, ये समझा रहे हैं। अगर ई की मात्रा है वह 3, तो कार्य जब यकार आएगा तो उसमें 3 मात्रा वाला यकार नहीं दिखता है, ये दिखा रहे हैं यहां पर। तो द्रव्यों में जैसे असमान प्रकृति रहेगी तो विकार में भी असमानता रहेगी। मतलब जितना कारण होगा उतने ही कार्य में दिखाई देता है द्रव्यों में, ऐसा वर्णों में नहीं होता है, ये दिखाना चाह रहे हैं यहां पर। तो अतुल्यानाम द्रव्यानाम प्रकृति भावो अवकल्पते। असमान द्रव्यों का प्रकृति भाव जो है अवकल्पते, यानी वहां पर स्पष्ट दिखाई देता है हमको कि ये इतनी मात्रा का है,
एवं विकाराश्च प्रकृति अनुविधीयन्ते, और जैसे वो प्रकृति होता है वैसा ही विकार उस प्रकृति का अनुकरण करके उसी रूप में होता है। मतलब जितनी मात्रा में प्रकृति होती उतनी मात्रा में वहां पर विकार दिखते हैं। न तो वर्णम अनुविधीयते यकारः, परंतु यहां पर यकार उस इकार का अनुकरण नहीं करता है। न तो इवर्णम अनुविधीयते यकार, इवर्ण के अनुसार यकार नहीं बैठता है। यहां तो ई वर्ण दो मात्रिक का है, तो यकार जब आता है तो उसी प्रकार दो मात्रिक यकार नहीं होता है। तीन मात्रिक इकार के अनुसार यकार नहीं होता है। प्रकृति के अनुसार कार्य यहां नहीं दिखता है जैसे द्रव्यों में होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तस्मात् अनुदारणम द्रव्य विकार इति, तो द्रव्यों में जो विकार होता है वैसे वर्णों में विकार नहीं होता है, ये समझाने का प्रयास किया है। अब 45वें सूत्र में एक प्रश्न प्रस्तुत करता है, प्रश्नकर्ता। वो कहता है नहीं, आपने जो बोला है कि द्रव्यों कारणों के अनुरूप ही विकार होते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। जितना कारण हो उतना ही कार्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस बात को पकड़ लिया उसने। सिद्धांती ने जो बात कही है कि जैसे द्रव्यों में कारणों में होता है वैसे कार्यों में होता है, वो बताया ना कि इतनी मात्रा कारण है तो उतनी मात्रा के कार्य होंगे। अब इस बात को उसने पकड़ लिया, पकड़ करके कहता नहीं, ऐसा होता नहीं है। द्रव्य विकार वैषम्य वद वर्ण विकार विकल्पः, वो कहता है द्रव्य विकार वैषम्यवत, द्रव्यों का जब विकार उत्पन्न होते तो वैषम्य यानी विपरीतता भी होती है वहां पर। वैषम्य का मतलब है विपरीतता, जितने कारण हो जरूरी नहीं है उतने ही कार्य में हो। तो द्रव्य विकारों में विकल्प दिखता है, द्रव्य विकारों में विकल्प के समान वर्णों में भी विकल्प होता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। द्रव्य विकार वैषम्यवत, द्रव्य विकारों के भिन्नता से, यानी जब द्रव्य विकार हमारे सामने आते हैं, कारण में जितनी मात्रा होती है कार्य बनने के बाद उतनी मात्रा नहीं होती है, ऐसे भी कार्य होते हैं। उन्हीं कार्यों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो द्रव्य विकारों में जो भिन्नता दिखाई देती है वैसी भिन्नता वर्णों में भी होती है, ये इसका अभिप्राय है। अब सूत्रार्थ देखिए, द्रव्य विकार वैषम्यवत, द्रव्य विकारों की वैषम्यता के अनुसार, वैषम्यता का मतलब भिन्नता, द्रव्य विकारों की भिन्नता के समान वर्णों का विकल्प होता है, यानी वर्णों के अंदर भी उसी प्रकार की विषमता होती है। यथा द्रव्य भावेन तुल्यायाः प्रकृते विकार वैषम्यम, जैसे द्रव्य भाव के रूप में समान होता हुआ भी प्रकृति यानी कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, बहुत छोटी मात्रा में। वो उदाहरण दे रहा है पीपल का बीज। पीपल का बीज है, बहुत छोटा सा है, लेकिन जब विकार आता है तो वो बहुत बड़ा आ जाता है। तो प्रकृति के अनुरूप विकार नहीं होता, विषमता यहां पर, भिन्नता है। ठीक है जी। तो एवं वर्ण भावेन तुल्यायाः प्रकृते विकार विकल्प इति, जैसे द्रव्यों में असमानता होती है, कारण और कार्य में असमानता दिखाई देती है, तो ऐसे एवं वर्ण भावेन तुल्यायाः, भले ही वर्ण के रूप में वो द्विमात्रिक है इकार, ये भले त्रिमात्रिक है इकार, तो वर्ण भावेन तुल्यायाः प्रकृते है विकार विकल्प इति, उस प्रकृति का जब विकार आ जाएगा यकार के रूप में, उसमें आप अगर वो मात्रा नहीं हो तो भी क्या दिक्कत है। जैसे द्रव्यों में भी ऐसा होता है ना, कम मात्रा में अधिक मात्रा वाला कार्य बन रहा है, तो वैसे ही यहां पर अधिक मात्रा वाला अगर कारण है तो कम मात्रा वाला कार्य बनेगा, क्या दिक्कत है। यानी जैसे द्रव्यों में
विकल्प दिखता है वैसे वर्णों में भी विकल्प दिखाई देगा। आप ये रट्टा क्यों लगा रहे हो जी, द्विमात्रिक अगर इकार होगा तो यकार में भी वो द्विमात्रा होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि हम द्रव्यों में दिखा रहे हैं, जो कारण में होता है वैसे कार्य में नहीं होता है। ऐसा वो इस बात को लेकर के उसने प्रश्न प्रस्तुत किया। यहां पर प्रश्न समझ में आ गई जी आप लोगों को? तो प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उदाहरण बहुत सरल हो जाएगा आपका। वो कहता ना, ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। विकार धर्म अनुपत्ति, तो भी उसमें विकार धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती वर्णों में। इसको हम कल विचार करेंगे। यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।